लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम विथ अस। हेलो गाइस, मैं सौरभ मिश्रा अनअकैडमी पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपना टॉपिक रॉक स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें मैं अनअकैडमी की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, जिनके एक्सपीरियंस को लेकर के आप अपनी सक्सेस को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे जो अपकमिंग कोर्सेज हैं उनमें समय रहते ही आप एनरोल हो जाइए, जिससे आपको आपकी प्रिपरेशन का प्रॉपर टाइम मिल सके और आप एक अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम को फेस करें। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी की जरूरत होती है। इसीलिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर वीकली मॉक टेस्ट कराए जाते हैं। मॉक टेस्ट से आपकी प्रिपरेशन को आप खुद ही ट्रैक कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका प्रिपरेशन का लेवल क्या है, किस लेवल की आपको तैयारी की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग वीकली मॉक टेस्ट करवाते हैं। दोस्तों, हमारी जो एजुकेटर्स की टीम है, जो हमारी कंटेंट की टीम है, वो 24 आवर डेडिकेट रहती है कि आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिल सके। इसके लिए हम लोग सिलेबस का कीन ऑब्जर्वेशन करते हैं, ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन के लिए बेस्ट क्वालिटी मटेरियल मिल सके। दोस्तों, अब बात आती है कि कैसे हम अनअकैडमी का पार्ट हो सकते हैं। तो इसके लिए प्ले स्टोर पे जाइए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों, बात आती है कि कैसे हम यहाँ पर अपना पैक खरीदें। इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी स्मार्टनेस की ज़रूरत है। अगर आप कुछ समय पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आप 12 मंथ का कोर्स लीजिए। अगर आप तैयारी में नए हैं तो आप 24 मंथ का कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों, अगर 24 मंथ का कोर्स आप लेते हैं और उस पर मेरा कोड सौरभ 10 यूज करते हैं तो 9,100 रुपए का ये जो पैक है आपको 8,190 रुपए का मिलता है। 8,190 रुपए को अगर हम 24 मंथ में डिवाइड करते हैं तो आप देखिए लगभग 340 रुपए का पर मंथ पड़ता है। ये पर मंथ 340 रुपए में आपको इंडिया की बेस्ट एजुकेटर की टीम मिल रही है, क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, वीकली मॉक टेस्ट मिल रहा है। तो दोस्तों, हमारे इस ऐप को, हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द आप इसमें जुड़ जाइए। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं, जो कि रॉक है। रॉक, जब हमारे सामने रॉक नाम आता है, चट्टाने नाम आती हैं, तो हम लगभग सामान्यतः यही सोचते हैं कि बहुत हार्ड होगी ये। लेकिन ज्योग्राफी की लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है। ज्योग्राफी की लैंग्वेज में अगर कोई चीज हार्ड है उसको भी रॉक कहते हैं, कोई चीज मुलायम है उसको भी रॉक कहते हैं। सपोज कीजिए कि जैसे अगर किसी चीज की चट्टान है, सोचिए गोल्ड की है या फिर सिल्वर की है, कॉपर की है, या फिर हम मान लें कि मुलायम चट्टाने से क्ले है, चीका मिट्टी की है, बालू की चट्टाने हैं, इन सभी को भी हम रॉक कहते हैं। रॉक का जो फॉर्मेशन होता है, इनका निर्माण होता है, वो 108 तत्वों से मिलकर बनता है। वैसे तो 2000 तत्व हैं, लेकिन 108 तत्व जो होते हैं वो मेन होते हैं। और इन 108 तत्वों में भी 8 तत्व जो होते हैं उनकी अधिकता होती है, वो लगभग 98.56%, वो 8 तत्व जो होते हैं, 8 एलिमेंट होते हैं, उनकी अधिकता होती है। ये 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं, आइए इनको देखते हैं। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। दोस्तों, धरातल पर जो हमारे खनिज पाए जाते हैं, जो भी खनिज पाए जाते हैं, मैंने अभी बताया गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, या फिर क्ले हो, सैंडस्टोन हो, कुछ भी हो, उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहली जो होती है वो खनिज धातु और दूसरी अधातु। तो धातु जो है, इनको पहले वाले में देखते हैं तो उसमें सोना, तांबा, लोहा, और अधातु में हम देखते हैं तो ग्रेनाइट, चूने का पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्ट्जाइट आदि आते हैं। ठीक है। चट्टानों के वर्गीकरण जो है ये दो प्रकार से किया गया है, संरचना के आधार पर और इनके निर्माण क्रम के आधार पर। और इनको जो प्रकार में बांटा गया है उनको तीन प्रकारों में बांटा गया। पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी चट्टान और तीसरा कैनैंथी चट्टान। और आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स।
अवसादी या द्वितीयक चट्टानों को सेकेंडरी रॉक भी कहते हैं और कायनांतरित चट्टान को मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। आइए देखते हैं आग्नेय चट्टान, जो कि सबसे पहली चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में लावा और मैग्मा से हुआ है। दोस्तों, आप एक चीज जानते होंगे कि आपने ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा होगा, तो आपको ये पता होगा जब जो लिक्विड होता है जब वो अर्थ के अंदर होता है तो मैग्मा कहलाता है, और जब वो बाहर निकलता है तो वो लावा के रूप में हो जाता है। ठीक है, तो इन दोनों से ही अग्नि चट्टानों का निर्माण होता है। कैसे होता है कि अब वो अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के पश्चात इन्हीं का निर्माण हुआ। जब हमारी अर्थ बनी तो सबसे पहले बनने वाली जो चट्टानें थी वो आग्नेय चट्टानें थी, इसलिए इनको प्राथमिक चट्टानें, प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। आग्नेय चट्टानें रवेदार होती है, इसमें बड़े बड़े रवे होते हैं। ठीक है, इसमें जीवाश्मों का अभाव होता है क्योंकि ये पृथ्वी की उत्पत्ति के ही समय की बनी हुई हैं, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, या फिर पाए जाते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में नगण्य होते हैं। इसमें पानी का प्रवेश जो है वो बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि ये बहुत ही हार्ड होती हैं। क्रस्ट का लगभग 90% भाग जो है वो आग्नेय चट्टानों से ही बना हुआ है। इन चट्टानों में ग्रेनाइट, ग्रेवो, पेग्मेटाइट और बेसाल्ट प्रमुख हैं। नेक्स्ट चट्टान की हम लोग आग्नेय चट्टानों के क्षेत्र अब हम लोग देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। तो आग्नेय चट्टानें, जैसे मैंने आपको बताया कि ये विश्व की प्राचीनतम चट्टानें हैं, इनकी आयु करोड़ों वर्ष आंकी गई है। तो इस प्रकार ये जो आग्नेय चट्टानें वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? प्रायद्वीपीय भारत में, जो इंडिया का पेनिनसुला एरिया है, प्रायद्वीपीय जो नीचे का भाग है वहां पर, पूर्वी साइबेरिया में, उत्तरी मध्य यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्राजील के पठार में, मध्य पश्चिमी अफ्रीका और यूरोप में पाई जाती है। ठीक है, स्थिति और संरचना के हिसाब से इनको दो भागों में बांटा गया है। अब यहाँ पे वही बात आएगी लावा और मैग्मा की बात, जो मैंने बताया था नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा, वही बात यहाँ पे आ गई। अंतर्निर्मित और बाह्य निर्मित चट्टानें, आइए देखते हैं इनके बारे में। अंतर्निर्मित चट्टानें के बारे में पहले पढ़ते हैं। इस तरह की चट्टानें जो है वो निर्माण सतह के नीचे ही ठोस रूप में हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी जब फूटा तो उसकी जो सतह के नीचे ही उनका निर्माण हो जाता है, जो हमारी अर्थ के सरफेस के नीचे ही हो जाता है। ठीक है, इसमें दो तरीके की चट्टानें होती हैं, पातालीय चट्टानें और मध्यवर्ती चट्टानें। पातालीय चट्टानें जो होती हैं पृथ्वी की सतह से काफी नीचे पर पाई जाती हैं। पातालीय का नाम इंग्लिश में प्लूटोनिक रॉक भी होता है, जो कि प्लूटो प्लूटो जो कि पृथ्वी के देवता माने जाते थे ग्रीस यूनान में, उनके नाम पे इनका नामकरण हुआ है। ये धीमे धीमे ठंडा होने पर इसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े चट्टान के रूप में हो जाती है। इस प्रकार ये ग्रेनाइट का निर्माण करती हैं। इन चट्टानों का निर्माण जो है काफी गहराई में होता है। ठीक है, मध्यवर्ती चट्टान नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये मिड एरिया में पाई जाती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय धरातलीय अवरोध के कारण, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इसमें जब वो अवरोध जब उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए कहीं विस्फोट होता है तो वहां पे कहीं हार्ड रॉक है, कहीं थोड़ा मुलायम है, सॉफ्ट है, तो उसमें धीरे धीरे इसमें अवरोध उत्पन्न होता है और ये दरारों और छिद्रों में धीमे धीमे जमा होकर ठोस रूप ले लेते हैं। जैसे कहीं रॉक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, तो मैग्मा ऊपर की तरफ जब बढ़ता है तो कहीं पर ये अगर वहां पे मुलायम पा जाती है उसके सरफेस को, तो वहां पे वो उसके अंदर चली जाती हैं, और जब आगे बढ़ती हैं तो उसके बाद जो है ये दूसरी तरीके की चट्टानों का निर्माण करती हैं। उसके बाद आता है, इसमें चट्टानों में बनता क्या है, मध्यवर्ती चट्टानों में लैकोलिथ, फैकोलिथ, लेपोलिथ, सिल्क व डाइक। अब बात आता है बाह्य चट्टानों का, जिसमें आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण मैग्मा की सतह पर आ जाने के ठंडे होने के बाद होता है। जैसे तरह की जो चट्टानें होती हैं, जब मैग्मा
लावा जो होता है वो ज्वालामुखी के अंदर होता है, जब वो फूट करके बाहर आ जाता है, जब वो ठंडी हो जाती है तो इन तरीके की चट्टानों का निर्माण करती है। इन चट्टानों में ऑब्सिडियन, प्यूमिस, परलाइट और पिच स्टोन होते हैं। ठीक है। इनसे एक बहुत ही खास चीज बनती है जिसको कहते हैं काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। स्थानीय नाम इसका रेगुर मिट्टी भी होता है। रेगुर मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी को कहते हैं, और ये कपास उत्पादन में बहुत ही निर्माण जो है आवश्यक होती है, बहुत ही अच्छी मानी जाती है कपास उत्पादन में, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आग्नेय शैलों का रूपांतरण। आग्नेय शैल जो होती हैं ये रूपांतरित होकर के क्या बनती हैं, इनको देखते हैं। तो आग्नेय शैल जो होती हैं वो रूपांतरित होकर के ग्रेनाइट, नीस में बदल जाता है, बेसाल्ट एम्फीबोलाइट में बदल जाता है, और बेसाल्ट जो है वो सिस्ट में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अवसादी या द्वितीयक चट्टानों के बारे में। पहली हमारी कौन सी थी, प्राथमिक चट्टानें, जिसे कि प्राइमरी रॉक कहा गया। दूसरी जो है वो अवसादी या द्वितीयक चट्टानों की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। इनका निर्माण जो होता है पृथ्वी से 60-70 करोड़ वर्ष पहले प्राथमिक चट्टानों की जो उत्पत्ति हुई उसके बाद होता है। लेकिन इनकी उत्पत्ति का जो मेन सोर्स है वो प्राथमिक चट्टानें ही हैं। अवसादी चट्टान जब वो रूपांतरित होती हैं तो वो अवसादी चट्टानों में आ जाती हैं। इसका रूपांतरण होता कैसे है, समतल स्थापक शक्तियां जो होती हैं, जैसे कोई चीज है उसमें निरंतर गति होती रहती है और वो उस चीज को समतल लाती रहती, उनके प्रभाव से, समतल स्थापक शक्तियों के प्रभाव से जो हमारी प्राइमरी रॉक होती है वो अवसादी रॉक्स में बदल जाती है। इस प्रकार अवसादी चट्टानें स्थलमंडल के 75% भाग पर विस्तृत होती हैं। अवसादी चट्टानें जो होती हैं ये परत दर परत मिलती हैं, जैसा कि अभी हमने बताया कि समतल स्थापक शक्तियों के द्वारा, जैसे किसी चीज का अगर मान लीजिए कि तूफान आया या आंधी आई, उसने सरफेस पर एक लेयर बिछा दी, फिर थोड़े दिन बाद फिर वहां पे पानी आई या बाढ़ आया तो उसने वहां पे दूसरी लेयर बिछा दी। इस तरीके जो है अपक्षय, अपरदन और समतल स्थापक शक्तियां जो हैं अवसादी रॉक्स का निर्माण करती हैं। इन रॉक्स में जीवाश्म पाए जाते हैं। फॉसिल जो होते हैं वो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, जबकि प्राथमिक चट्टानों में इनकी मतलब ये नहीं पाए जाते हैं, इनकी बहुत ही कमी पाई जाती है। ठीक है। इन चट्टानों में चूना पत्थर, डोलोमाइट, शैल, खड़िया प्रमुख होते हैं। इनका देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो विश्व के अधिकांश नदी बेसिन या मोरदार पर्वतों में इनका स्थान होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये अधिकतर ऐसी चट्टानों, ऐसी जगहों पे मिलती हैं जहाँ पर समतल स्थापक शक्तियाँ होती हैं, अपरदन तथा निक्षेपण की क्रियाएं होती रहती हैं। इस तरीके जो है ये नदियों के बेसिन में और मोरदार पर्वतों में इनकी उपस्थिति होती है। अवसादों तट के निकट सक्रिय मैदान, नदी डेल्टा, मुहाना और अपतटीय मैदान जो है वो सभी अवसादी चट्टानों से ढके होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अवसादी चट्टानों का रूपांतरण। अवसादी चट्टानें भी रूपांतरित होकर के क्या बन जाती, ये शैल जो है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित होता है, चौक व डोलोमाइट संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है, पालुका पत्थर और जो है वो क्वार्टजाइट में, और कंग्लोमोरेट जो है वो भी क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब देखते हैं तीसरी चट्टान जिनको कायनांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। किसी भी भौतिक शक्ति के प्रभाव से चट्टानों के पूर्व संरचना में परिवर्तन आने से जो चट्टानें बनती हैं उन्हें रूपांतरित या कायनांतरित चट्टानें, चाहे वो आपकी प्राइमरी रॉक्स हो, प्राथमिक चट्टानें हो, या फिर द्वितीयक रॉक हो, सेकेंडरी जो है अवसादी चट्टानें हैं, उसमें किसी भी तरह से भौतिक शक्तियों के प्रभाव से या फिर हम कह लें ताप या दाब के भी प्रभाव से, किसी भी तरीके अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है और वो परिवर्तन होकर दूसरी रॉक में बदल जाती हैं
तो कायनांतरित या रूपांतरित चट्टानें कहलाती हैं। इनमें जो प्रभाव देखने को मिलते हैं वो पुनर्गठन और भौतिक लक्षणों के कारण परिवर्तन आता है। ठीक है, इन चट्टानों में संगमरमर, स्लेट, क्वार्ट्जाइट प्रमुख रूप कायनांतरित चट्टानों में हैं। रूपांतरित चट्टानें या कायनांतरित चट्टानों का विश्व वितरण अगर हम देखते हैं तो भारत में ये दक्षिण में सर्वत्र पाई जाती हैं। जो इंडिया का पेनिनसुलर एरिया है, प्रायद्वीपीय भाग है, वहाँ पर चट्टानें जो हैं रूपांतरित चट्टान उनकी अधिकता मिलती है। इस तरीके अन्य देशों में देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी कनाडा, स्कैंडिनेविया जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें 3 देश आते हैं। स्कैंडिनेविया जो है वो एक पर्वत श्रेणी है, जिसमें आपका स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड आते हैं, तो उनको मिला करके स्कैंडिनेविय प्रदेश कहा जाता है। स्कैंडिनेविय देश कहते हैं, राज्य कहते हैं। और इसके अलावा अरब के प्रायद्वीप, उत्तरी पश्चिमी रूस और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पठारी भागों में कायनांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। चट्टानों जो कायनांतरित होती है, इनके रूप परिवर्तन होकर के क्या बनते हैं, इनमें स्लेट जो है वो फाइलाइट बनती है और फाइलाइट सिस्ट बनती है। ग्रेबो जो है वो सर्पेंटाइन में परिवर्तित हो जाती है। दोस्तों, चट्टानों का एक चक्र होता है, एक सर्कल होता है। जैसे आइए देखते हैं, आग्नेय चट्टानें जो हैं ये अपक्षय, अपरदन या फिर उत्थान की प्रक्रिया के बाद जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें उत्थान हुआ। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, अपक्षय और अपरदन हुआ। जैसे हमने बताया कि समतल स्थापक शक्तियां जो है वो अपक्षय अपरदन के द्वारा अवसादी चट्टानों में इनको परिवर्तित कर देती हैं। और अवसादी चट्टानें जो हैं दाब और ताप के कारण खूब कंप्रेस होती हैं और खूब प्रेशर होता है, उसके कारण ये रूपांतरित चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं। अब रूपांतरित चट्टानें, ऐसा नहीं कि रूपांतरित चट्टान होने के बाद चट्टान की लाइफ खत्म हो गई। ये सर्कल चलता रहता है, ये चक्र चलता रहता है। इसके बाद फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं, जैसे कि मान लीजिए भूकंप आ गया, ज्वालामुखी आ गया या अन्य तरीके की भौतिक घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं हो गई, तो उसमें जो है ये सर्कल फिर से दोबारा घूम जाता है। आग्नेय, अवसादी, उसके बाद रूपांतरित, इस तरीके इसका एक क्रम चलता रहता है। ठीक है, इस क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने प्रीवियस ईयर के कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम लोग यहाँ पे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज को देखते हैं। आप मेरा जो कोड है सौरभ 10 उसको यूज कीजिए और 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स को खरीदने में आप पा सकते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये परतदार अवसादी चट्टानों के विषय में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं। परतदार चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं। ये कह रहे हैं कि जो परतदार अवसादी चट्टान है वो जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, कि उनके ऊपर जल आया, उनसे कुछ निर्मित हुई। तो मैंने आपको पहले बताया था कि ये अपक्षय और अपरदन के कारण इनका निर्माण होता है। प्राथमिक चट्टानें जो होती हैं उनमें क्या होता है, अपक्षय और अपरदन के द्वारा अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। तो इस तरीके पहला जो है वो सही हो जाता है। दूसरा देखते हैं, परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। वही बात फिर से रिपीट मैं करता हूँ कि जो अपक्षय और अपरदन होता है उसमें जो है चट्टानों का क्षरण होता है और प्राथमिक चट्टानें अग्नेय रूपांतरित उसमें अवसादी चट्टानों में परिवर्तित हो जाती है। तो इस तरीके दूसरा भी सही है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं, तो प्राथमिक चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे, जबकि अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों को भी परतदार चट्टान कहते हैं। मैं आपने बताया था कि समतल स्थापक शक्तियां जो होती हैं वो थोड़े थोड़े समय पर जो पृथ्वी का धरातल है उस पे एक लेयर लाती हैं, उस पे एक सतह का निर्माण करती हैं। इसी सतह के क्रम में
जो जीवाश्म होते हैं ये इसके नीचे दब जाते हैं और कुछ समय बाद वो चट्टानों के रूप में, या हम लोग कह लें कि खनिज पदार्थ के रूप में, खनिज तेल के रूप में हम लोग के सामने मिलते हैं। चौथी बात देखते हैं, ये भी बात सही होगी, इसमें जीवाश्म भी मिलते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती हैं। वही बात फिर से रिपीट है कि परतदार चट्टानें जो हैं उनको कहते ही हैं अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें। इस तरीके ये चारों की चारों बातें सही है। इसमें से इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, एक दो तीन चार, चारों के चारों सही हैं। आइए अवसादी चट्टानों के बारे में एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। परतदार या अवसादी चट्टानों का निर्माण प्राथमिक चट्टानों की टूट-फूट एवं मलबे के जल में जमा होने से होता है। ठीक है, जैसा कि बताया कि अपक्षय और अपरदन की क्रिया होती है। अपक्षय जब बारिश होती है या जल आता है और फिर वो जल ले जाकर के कहीं दूसरी जगह पे उनको डिपॉजिट करती है गाद के रूप में। इस तरीके मलबे में जमा होने से परतदार चट्टानों का निर्माण होता है। सरफेस पर एक लेयर बन जाती है अवसादों की। परतदार चट्टानों में जीवाश्म के भी अवशेष प्राप्त होते हैं। अवसादी चट्टानें परतों के रूप में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अवसादी शैलों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह वह शैलें होती हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। अवसादी चट्टानों की बात हो रही है यहाँ। क्या ये वो शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है? इससे पहले के वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि अवसादी चट्टानें जो होती हैं उनका निर्माण अपक्षय, अपरदन या फिर समतल स्थापक शक्तियों के द्वारा होता है। जबकि यहाँ पे अवसादी चट्टानों के बारे में पहला पॉइंट ये कह रहा है कि ये शैलें हैं जो उनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है। ऐसा नहीं है, जबकि ताप और दाब पर कौन सी कायनांतरी चट्टानें निर्मित होती हैं। तो इस तरीके ये पहला गलत हो जाता है। दूसरा देखते हैं, यह शैलें क्रिस्टलीय होती हैं। ये अवसादी चट्टानें क्रिस्टलीय एकदम नहीं होती हैं। इसमें जो है वो क्रिस्टल का अभाव होता है। तीसरा देखते हैं, यह चट्टानें स्तरों में निक्षेपित होती हैं। ये बात कुछ सही लग रही है। ये शैलें जो हैं स्तरों में निक्षेपित होती हैं। अवसादी चट्टानों को परतदार चट्टानें भी कहते हैं। ये शैलें जल में निर्मित ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती। जल में नहीं निर्मित हो सकती कैसे? अगर जल में नहीं निर्मित होंगी तो जल जो है अपक्षय अपरदन का एक बहुत ही मूल कारण होता है, उसका एक बहुत ही बड़ा वाहक है। तो वहां पर ये बात कैसे फिट बैठेगी कि जल में नहीं निर्मित होगी। ठीक है, तो इस तरीके ये सी वाला ऑप्शन जो है ये सही हुआ। यह शैलें स्तरों में निक्षेपित होती हैं, डिपॉजिट होती हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। अवसादी या परतदार चट्टानें, इन चट्टानों की रचना प्राथमिक चट्टानों के अपक्षय द्वारा हुई है। चाहे वो अपक्षय जल द्वारा हुआ हो या फिर वायु द्वारा हुआ हो या फिर प्राणियों के द्वारा हुआ हो। अपक्षय जो होते हैं इनके बारे में आगे की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। कई अपक्षय के कई कारक होते हैं। तो अपक्षय के कारण ही जो है इनमें और प्राथमिक चट्टानें अवसादी चट्टानों में निर्मित हो जाती है। इन चट्टानों की संरचना में कई परतें, कई लेयर होती हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह, पलुआ पत्थर के बारे में ये पूछ रहा है, मरुस्थल में बनती है, गर्मी से बनती है, पानी के नीचे बनती है या पहाड़ के ऊपर बनती है। पलुआ पत्थर से रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आप इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उस उनमें कट करने की ट्रिक लगाइए कि कौन सा इनमें नहीं हो सकता है। पलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पहाड़ के ऊपर बनती है। पहाड़ के ऊपर चट्टानें कैसे बनेंगी? पहाड़ के भीतर बन सकती चट्टानें, पहाड़ों के साथ बन सकती हैं। पहाड़ों के ऊपर चट्टानें कैसे बनेंगी? तो डी ऑप्शन आप एकदम गलत पहले ही काट दीजिए। पानी के नीचे बनती हैं, ये हो सकता है। गर्मी से बनती हैं, ये भी हो सकता है। मरुस्थल में बनती हैं। अब
बलुआ पत्थर इसने यहाँ पर आयोग ने क्यों डाला कि मरुस्थल में बनती है, क्योंकि आप देखेंगे कि बालू जो होती है मरुस्थल में बहुत ज्यादा होती है, तो कि हम ये मान सकते हैं, हो सकता है ये मरुस्थल में बनती है इसलिए बलुआ पत्थर, इसीलिए इसने यहाँ पे ये ऑप्शन ही डाला। लेकिन ये भी ऑप्शन गलत होगा, मरुस्थल में नहीं बनती है, गर्मी से भी नहीं बनती है, पानी के नीचे बनती है। देखिए बलुआ पत्थर जो होता है ये अवसादी चट्टान का ही एक रूप होता है, इसमें पानी आसानी से प्रवेश कर जाता है, ये पानी के नीचे बनती है। आइए देखते हैं इसके बारे में। परतदार चट्टानों की उत्पत्ति कई परतों से मिलकर बनती है। ठीक है, बलुआ पत्थर एक प्रकार की परतदार चट्टान है, इसका निर्माण बालू के कणों से होता है। ठीक है, जिसमें पानी का प्रवेश आसानी से, आप लोगों ने देखा होगा बालू के छोटे छोटे कण होते हैं, उसमें बहुत ही सरलता से जो है वो पानी का प्रवेश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आग्नेय चट्टान ये प्राथमिक चट्टानों की बात कर रहा है, उनमें जीवाश्म बहुत कम होते हैं, वह जल के लिए सारंध होती हैं, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकती हैं, इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। आइए देखते हैं, उन चट्टानों में पूरा जीवाश्म बहुत कम होते हैं। ये फॉसिल्स की बातों को पूछ रहा है कि आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स होते हैं। जब आग्नेय चट्टान प्राथमिक चट्टान है, पृथ्वी के उत्पत्ति के तुरंत बाद इनका निर्माण हुआ है, तो इसमें जीवाश्म क्यों मिलेंगे? तो पहला आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है, इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं, वह जल के लिए सारंध होती है। आग्नेय चट्टानों में बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं, तो ये जल के लिए सारंध नहीं हो सकती हैं, इसमें जल आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता है, इसमें रंध्र नहीं होते, इसमें छोटे छोटे जो हैं रंधे जो जैसे कहते हैं रोम छिद्र होते हैं, वैसे टाइप में ये नहीं होती है। वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों हो सकती हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही हो सकती हैं। आइए चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। इन चट्टानों में सिलिका नहीं होती है। तो आग्नेय चट्टानों में सिलिका नहीं होती, तभी तो वो सारंध नहीं होती हैं। अगर इनमें सिलिका होती तो सारंध कैसे होती है? तो इसमें पानी आसानी से पहुंच जाता। दोनों एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तीसरा वाला जो है वो क्रिस्टल तथा अक्रिस्टलीय दोनों हो सकती हैं, इसका ऑप्शन यही होगा। आग्नेय चट्टानों के लिए वे क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल दोनों हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका ये थोड़ा देख लें डिस्क्रिप्शन। आग्नेय चट्टानें लावा से निर्मित होती हैं, इनमें पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते, ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती। ठीक है, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पूछ रहा है जो फॉसिल्स होते हैं वो किन प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में, कायनांतरित चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में या अधिवितलीय चट्टानों में। अधिवितलीय तो आप पहले ही ऑप्शन को कट कर दीजिए, ये जबरदस्ती का ऑप्शन डाला है आयोग ने। बाकी बचे तीन, आग्नेय, अवसादी और कायनांतरित। आग्नेय चट्टान इससे पहले के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि ये प्राथमिक चट्टानें हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के तुरंत बाद इनकी उत्पत्ति होती है, तो इसमें जानवरों, वनस्पति या सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलने की कोई बात ही नहीं हो सकती है। अवसादी चट्टानों में जानवरों, वनस्पति और सूक्ष्म जीवों के अवशेष मिलते हैं, इसका ऑप्शन यही होगा। ठीक है, तीसरा सी ऑप्शन जो दे रहा है कायनांतरित चट्टान। कायनांतरित चट्टानें जो होती हैं वो बहुत ही कंप्रेस होकर के ज्यादा ताप और दाब पे फिर से जो है वो
आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाती हैं, इनमें भी नहीं पाया जाता है। फॉसिल जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, वो अवसादी चट्टानों में ही पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अवसादी चट्टानों के बारे में यहाँ थोड़ा क्लियर कर लीजिए। अवसादी चट्टानों की रचना परत दर परत अवसादों के निरंतर जमा होने से होती है। अवसाद जो होते हैं, जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, इनमें समतल स्थापक शक्तियां या अपक्षय या अपरदन के कारण जो प्राथमिक चट्टानें होती हैं, उनमें घिसाव होता है, अपरदन होता है। उनके परत दर परत जमने के ही कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। इसीलिए इन्हें परतदार चट्टानें भी कहते हैं। इसमें एक लेयर बनती जाती है सरफेस पर। ठीक है, इन चट्टानों में जीवाश्म मिलते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कारण चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपरदन, ताप, दाब या घुलन? ठीक है, अपरदन, ताप, दाब या घुलन, इन चारों में कौन सा होता चारों है? कारण चारों उत्तरदायी है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कौन सा नहीं है। बेस्ट ऑफ दीज पूछ रहा है, इनमें से कौन नहीं हो सकता या फिर कम है? घूलन, ताप, ताप, अपरदन। अपरदन क्रिया जो होती है वो सेकेंडरी क्रिया होती है। समतल स्थापक शक्तियां या इसका चट्टानों का जो रूपांतरण होता है, इसमें अपरदन सेकेंडरी क्रिया होती है, जबकि ताप, दबाव और घुलन जो है ये प्राइमरी क्रिया होती है। ठीक है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। चट्टानों के निर्माण में अपरदन द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत आती है, जबकि ताप, दबाव और घुलन चट्टानों के रूपांतरण में प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती हैं? जैविक चट्टानें, यहाँ पर आपसे वो फॉसिल फ्यूल के बारे में ना पूछ करके, अवसादी चट्टानों के बारे में ना पूछ करके, इसने क्वेश्चन का थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया है। आपसे वही पुराना अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित ना पूछ करके इसने जीवाश्म को लेकर के क्वेश्चन बनाया है यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कौन सी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा यही पूछना चाहता है। ठीक है, तो क्वार्ट्जाइट, संगमरमर, कोयला या ग्रेनाइट? जिसमें कोयला जो है वो जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है। कोयले का जो निर्माण होता है वो फॉसिल्स के अंतर्गत होता है। जो फॉसिल फ्यूल होते हैं, जो खनिज पदार्थ होते हैं, उन्हीं की तरीके कोयला भी जो है जैविक चट्टानों का एक पार्ट होता है। आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जीवावशेष पृथ्वी के नीचे करोड़ों वर्ष तक दबने के कारण अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। कोयला इसी क्रम में जैविक चट्टानों के द्वारा निर्मित होता है। कोयला जैसे कोई पेड़ है या कोई जीव है, वो करोड़ों वर्ष तक जब पृथ्वी के नीचे दबा रह जाता है तो ताप और दाब के कारण उसमें तरह तरह के परिवर्तन आते हैं और वो जो है जीवाश्म जो है वो कोयले में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भूपटल का निर्माण जिन पदार्थों से हुआ है उन्हें कहते हैं। भूपटल का जो निर्माण है उनका भूपटल का निर्माण किन पदार्थों से हुआ है? धात्विक, चट्टाने, तलछट या स्तरहीन? भूपटल के निर्माण में क्या खाली धात्विक पदार्थ ही पाए जाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था इसमें धातु अधातु दोनों होते हैं। क्या कोयला जो है वो धातु है या फिर जो आपके मिलते हैं खनिज तत्व जो मिलते हैं वो क्या धातु हैं? तो इस तरीके ये धातु से तो खाली पृथ्वी बन नहीं सकती, खाली लोहे से या किसी धातु के निर्मित से वो पृथ्वी तो बन नहीं सकती, उसका फॉर्मेशन होने से। तो ये आप पहले ही कट कर दीजिए, ए ऑप्शन। दूसरा, चट्टाने, क्या खाली एक ही चीज से चट्टानों से ही इनका निर्माण हुआ है?
लेकिन किस तरीके की चट्टानों, यहाँ पे ये चीज़ इन्होंने नहीं क्लियर किया है। जब मैं आपको चट्टानों के बारे में बता रहा था तो मैंने बताया था कि चट्टानें गोल्ड की, सिल्वर की, कॉपर की, मिट्टी की, चीका, बालू की, सभी तरीके के जो रॉक होते हैं उनको चट्टानें कहते हैं भूगोल की भाषा में। तो यहाँ पर आपसे ये यही जानना चाह रहा कि आप चट्टानों के बारे में जानते हैं कि नहीं? चट्टानों जब आपने आपको स्टार्ट किया था तो इसी लाइन से शुरू किया था कि ज्योग्राफी की लैंग्वेज में धरातल पर पाए जाने वो सारे पदार्थ जिनसे उनका निर्माण हुआ है वो चट्टानें कहलाते हैं। तो उसका जो आंसर होगा चट्टानें होगा, लेकिन नेक्स्ट दो ऑप्शन को भी हम लोग देख सकते हैं, तलछट और स्तरहीन, जिसमें से स्तरहीन जो है वो एकदम से गलत होगा। तलछट, तलछट जैसे मान लिए तब होता है कि जैसे मान लिए कि अपरदन की क्रिया के बाद जब होता है डिपॉजिट होती है चीजें, इरोजन के बाद जब जब डिपॉजिट की क्रिया होती है तो उसमें जो नीचे बैठ जाते हैं पदार्थ उनसे निर्माण होता है। तो खाली एक ही चीज से पृथ्वी का निर्माण नहीं हो सकता। इन चारों ऑप्शन में चट्टाने ही ऐसा ऑप्शन है जिनसे पृथ्वी का निर्माण संभव हुआ है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी का धरातल चट्टानों से एवं चट्टानों के खनिज मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, भूवैज्ञानिक इन्हें धात्विक और अधात्विक दो भागों में डिवाइड करते हैं। वही वाली बात आई, चाहे गोल्ड की चट्टान हो, सिल्वर की चट्टान हो, कॉपर की हो या चीका या फिर बालू की हो, किसी भी तरीके के जो पदार्थ हमारी अर्थ पर पाए जाते हैं वो सारे के सारे चट्टान कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आग्नेय चट्टानों की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन, अग्नि से, सूर्य से, ताप से, सूर्य ताप से, राख से या फिर मैग्मा से। आग्नेय चट्टान, अगर आपने आग्नेय चट्टानों को ठीक से नहीं पढ़ा है तो डेफिनेटली यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसने आंसर इतना करीब करीब का दिया है। अग्नेय चट्टान मतलब आग, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? अग्नि से हुई है। आधे से ज्यादा तो यही लगा देंगे अग्नि और आग देख करके। सूर्य से, सूर्य ताप से, सूर्य में भी हम लोग जानते हैं कि काफी हीट होती है नाभिकीय संलयन के द्वारा। कुछ लोग वही लगा लेंगे कि हो सकता है उन्होंने पढ़ा हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में कि सूर्य का एक पार्ट था कि वो नेबुला से टूट करके हमारी पृथ्वी अलग हुई। तो अग्नि चट्टानों की उत्पत्ति भी हो सकता है सूर्य से हो सकता है वो वाला कॉन्सेप्ट लगा करके बी ऑप्शन लगा दें। तीसरा राख से, अब ये सोच लें कि अगर पृथ्वी थी वो ठंडी हो गई कुछ समय बाद और उसमें जो है चट्टानों का निर्माण हुआ तो वो राख के रूप में हमारे हुई। चौथा ऑप्शन मैग्मा, जिसने ज्वालामुखी उद्भेदन पढ़ा होगा, ज्वालामुखी ब्लास्ट पढ़ा होगा, अग्नि चट्टानों के बारे में वो क्वेश्चन वही सही कर पाएगा। अग्नि चट्टानों की उत्पत्ति मैग्मा से होती है। जब मैग्मा हमारी अर्थ सरफेस के नीचे रहता है तो वो लावा कहलाता है। जब लावा वो ब्लास्ट से हमारी अर्थ सरफेस पर फैल जाता है तो उसे मैग्मा कहते हैं। आइए इसके बारे में देख लेते हैं, फिगर के उससे देखते हैं। ये देखिए मैग्मा है और जब ये बाहर आएगा तो ये लावा के रूप में फैल जाएगा। अग्नि चट्टान की उत्पत्ति मैग्मा से हुई है। इनको दो भागों में बांटा गया है, अंतर्निर्मित अग्नि चट्टानें और बाह्य निर्मित चट्टानें। अंतर्निर्मित आग चट्टानें जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारी जो सरफेस है वो कई तरीके की लेयर से बनी रहती है। कहीं पे मुलायम रॉक होती हैं, कहीं पे हार्ड रॉक होती हैं। तो जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, जहाँ जिस तरीके की वो रॉक मिलती है उस तरीके का वहाँ पर लावा फैल जाता है। अगर वहाँ पे वो काफी स्पेस पाती है तो वहाँ पे लावा चला जाएगा। तो वहाँ पर जो बनती है लावा, जो उस आकृति बनती है उसको अंतःनिर्मित कहते हैं। और यही लावा जब बाहर आ जाता है अर्थ सरफेस के बाहर तो बाह्य निर्मित अग्नेय चट्टानें कहलाता है। बाह्य निर्मित अग्नेय चट्टानें जब बाहर आती हैं तो ज्वालामुखी पर्वत का रूप ले लेती हैं। इनका सबसे बड़ा अच्छा उदाहरण जो है वो ज्वालामुखी पर्वत होता है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? इनमें 4 चट्टानों के नाम दिए हुए हैं, नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर, शेल। कौन समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा इन चारों तीनों में डिफरेंट है कोई एक? तो नीस, बालू का पत्थर, चूना पत्थर या शेल। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है नीस ए। बालू का पत्थर, चूना पत्थर तथा शैल अवसादी चट्टाने हैं। अवसादी चट्टाने मतलब परतदार चट्टाने हैं, जो कि सेकेंडरी दूसरे नंबर की रॉक आती है। जबकि नीस कायनांतरित चट्टाने हैं। कायनांतरित चट्टाने कैसे बनती हैं? जब बहुत ही वो जो है, जो हार्ड जो है, कंप्रेस होती है चट्टाने, बहुत उसमें ताप होता है, बहुत ही ज्यादा दबाव होता है, तो उनसे कायनांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है। नीस का निर्माण ग्रेनाइट या डायोराइट के रूपांतरण से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश डैश चट्टानों से होती है। देखिए, चट्टानों का सर्कल मैं आपको एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन और अच्छे समझ में आ जाए। चट्टानों का एक सर्कल होता है, रॉक सर्कल कहते हैं जिसे। उसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राथमिक चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें, वो द्वितीयक चट्टानें अवसादी चट्टानों में परिवर्तित होती हैं। फिर वो चट्टानें, अवसादी चट्टानें कायनांतरित चट्टानों में ताप और दाब के कारण परिवर्तित होती हैं, और ये चट्टानें, कायनांतरित चट्टानें फिर से आग्नेय चट्टानों के क्रम में आ जाती हैं, इसलिए एक चक्र बनता है। तो आइए आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। आग्नेय चट्टानों से, तलछटी चट्टानों से, आग्नेय तथा तलछटी दोनों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूपांतरित चट्टानें मैंने आपको बताया कि जो सेकेंडरी रॉक होती है, अवसादी चट्टानें, उनसे रूपांतरित चट्टानें बनती हैं, तो पहला ए गलत। तलछटी चट्टानों से, जो वहाँ उनसे तलछट से हो जाती है, उनसे होता है, गलत। लेकिन इन दोनों के मिलने से रूपांतरित चट्टानों का निर्माण, आग्नेय चट्टानें और तलछटी चट्टानें जब दोनों मिलती हैं तब रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना होगा। क्या खाली आग्नेय चट्टानें ही रूपांतरित चट्टानों का फॉर्मेशन कर सकती हैं, या तलछटी चट्टानें? तलछटी चट्टानें सेकेंडरी रॉक्स, अवसादी चट्टानें रूपांतरित चट्टानों को क्या खाली बना सकती हैं? जब प्राइमरी रॉक्स नहीं होगी तब रूपांतरित सेकेंडरी रॉक्स कहाँ से आएगी? इसलिए आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानें रूपांतरित चट्टानों का फॉर्मेशन करती हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं, रूपांतरित चट्टानें प्राथमिक चट्टानें समतल स्थापक शक्तियों के प्रभाव से निरंतर अवसादी चट्टानों में बदलती जाती हैं। इसी क्रम में हमारा जो कायनांतरिक चट्टानें हैं उनकी उत्पत्ति होती है। भूतल पर प्रथम स्वरूपी चट्टान कौन सी है? बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, प्राथमिक चट्टाने, प्राथमिक चट्टाने, आग्नेय चट्टाने। यहाँ पे आपको पहले ही नंबर पर दे दिया गया है आग्नेय चट्टाने। भूतल भूतल की प्रथम स्वरूपित चट्टान आग्नेय चट्टाने। तो इसका आंसर जो है आग्नेय चट्टान हो जाएगा। लेकिन हम और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, जिसमें दिया हुआ अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टानों को आप नाम ही जान रहे हैं कि इनको द्वितीयक चट्टाने कहते हैं। कायनांतरित चट्टाने ये आग्नेय चट्टानों की रूपांतरित होती हैं, अवसादी चट्टानों के रूपांतर से बनती, तो ये भी नहीं हो सकती। अवशिष्ट का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ए, आग्नेय चट्टाने
भूतल की प्राथमिक चट्टानें हैं। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ ही हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसको देख लेते हैं कि इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टानों को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। इनका अस्तित्व पृथ्वी के द्रव अवस्था के आने के साथ ही हो गया था। भूपटल के ठोस होते यहाँ आग्नेय चट्टानें सर्वत्र पाई जाती हैं। जो आग्नेय चट्टानें हैं वो जो हमारा भूपटल है उसके अंदर जो है ये सर्वत्र पाई जाती है। हर जगह पे इनका निर्माण होता है, क्योंकि आप देखते हैं कि ज्वालामुखी क्षेत्र जो है विश्व में हर जगह पे स्थित होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आग्नेय चट्टान जो हैं ये प्राथमिक चट्टानें हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें अधिक शक्ति का स्रोत होती हैं? अवसादी चट्टानें, अरूपांतरित चट्टानें, ज्वालामुखी चट्टानें या आग्नेय चट्टानें। अवसादी चट्टानें जिनमें अवसाद पाया जाता है। अरूपांतरित चट्टान, इतना हम लोग ने पढ़ा लेकिन कहीं पर अरूपांतरित का नाम आया? अरूपांतरित कौन सी चट्टान है? बी ऑप्शन आप पहले ही कट कर दीजिए ताकि आपको तीन ही में फाइट करनी रहे। ठीक है, ज्वालामुखी चट्टान शक्ति का स्रोत है। ज्वालामुखी चट्टानें कैसे शक्ति का स्रोत हो सकती? ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो वहां पर बहुत सी चीजें जो हैं अर्थ के अंदर से निकलती तो हैं, बहुत ही एनर्जी निकलती तो है, लेकिन वो सबसे ज्यादा तबाही लाती है। अब ज्वालामुखी कहीं अगर ब्लास्ट होता है, वोल्केनो ब्लास्ट होता है, तो वहां पर हम एनर्जी को कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैसे हम उसको संचित कर सकते हैं? तो शक्ति के स्रोत में ज्वालामुखी कोई मतलब नहीं। हाँ, ज्वालामुखी उद्भेदन से जो वोल्केनो ब्लास्ट से हमको बहुत सी जो है अच्छी चीजें मिलती हैं, बहुत ही बहुमूल्य चीजें मिलती हैं, जैसे कि कई खनिज पदार्थ मिलते हैं, या फिर हमको कहते हैं काली मिट्टी के क्षेत्र मिलते हैं जो कि कपास उत्पादन में बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। चौथा ऑप्शन है डी, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान अधिक शक्ति का स्रोत है। आग्नेय चट्टान तो बहुत ही हार्ड होती है, इसमें बड़े बड़े रवे पाए जाते हैं, ये कैसे जो है शक्ति का स्रोत हो सकती है? इसका आंसर होगा ए, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों को हम लोग जीवाश्म चट्टान भी कहते हैं। इन जीवाश्मों से ही तो हमें शक्ति के स्रोत मिलते हैं। शक्ति के जो स्रोत की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ कहने का मतलब आयोग का है कि फॉसिल फ्यूल के बारे में ये बात कर रहा है। खनिज पदार्थ जो खनिज तेल है इनकी बात कर रहा है, डीजल पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में बात कर रहा है, कोयले के बारे में बात कर रहा है। तो वो हमको अवसादी चट्टानों से, परतदार चट्टानों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। अवसादी चट्टानों में कोयला, खनिज तेल आदि शक्ति के स्रोत मिलते हैं, अतः अवसादी चट्टानों में अधिक शक्ति स्रोत उपस्थित होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस सेक्शन का। बेसाल्ट चट्टानों के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टानों का निर्माण होता है? जो बेसाल्ट की चट्टान होती है उनका जब रूप परिवर्तन होता है तो किस प्रकार की चट्टानें बनती हैं? स्लेट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट या फिर फाइलाइट? आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो होगा वो सी आंसर होगा, एम्फीबोलाइट। बेसाल्ट चट्टान जो है वो एम्फीबोलाइट में परिवर्तित हो जाती है। तो दोस्तों कैसा रहा हम लोग का ये सेशन? उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को आप जल्द से जल्द इसमें इनरोल्ड हो जाइए, एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। जो हमारा ये प्लेटफॉर्म है इसका आप फायदा उठाइए, घर बैठे आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे पैकेज में टॉप एजुकेटर्स के साथ
वीकली मॉक टेस्ट के साथ, अच्छे स्टडी मटेरियल के साथ। लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरा कोड सौरभ 10 यूज कीजिए ताकि आपको किसी भी कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।